स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटी के एमसीक्यूज और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल और आज सुबह 9 बजे की ये क्लास है। बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हम मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स होते हैं आपको डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर आपको बता दिए जाते हैं। जितने भी लेक्चर्स पीडीएफ वगैरह होते हैं वो सारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। सारे लेक्चर्स पीडीएफ और क्विज सेक्शन ये सब कुछ मैं अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पे। और एक नई चीज़ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे, उसमें कुछ एक बड़ा ही रोमांचक क्वेश्चन हम डिस्कस किया करेंगे। रोमांचक का मतलब ये है कि जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपका और मज़ा आएगा आपको, और बहुत चुनिंदा क्वेश्चन हुआ करेगा। सो आई होप आपको वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखते हैं आगे जैसे भी आएंगे, और दिन के किसी भी टाइम पे वो मैं अपलोड किया करूंगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, आपको पता लग जाया करेगा वो चीज़ का। ठीक है, इंस्टाग्राम के आप ऊपर मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई पेपर हो, डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, एनीथिंग आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर। और जिस तरीके से आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन, अगर आप ऐसे ही मेरे से पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, जितने भी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन हैं आप पढ़ सकते हैं मेरे पेड कोर्स के साथ, 10,000 MCQ कोर्स के साथ, जिसमें हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन तो डिस्कस करते ही करते हैं। यहाँ पे एग्जाम स्पेसिफिक बहुत सारे स्पेशल फोल्डर्स बनाए गए हैं। अभी रिसेंट मैं यूपी की जीके को कवर कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम है आपका अब नहीं रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जीके मैं 2 या 3 दिन में खत्म कर दूंगा यहाँ पे। क्लियर, बिहार जीके कंप्लीट है, एमपी जीके भी कुछ कंप्लीट है, और मैं कुछ और वीडियोस इसमें अपलोड करने वाला हूं। और बाकी बहुत सारे एग्जाम स्पेसिफिक स्पेशल फोल्डर्स दिए गए हैं, तो वो भी आपको देख लेना है। और यहाँ पे मॉक टेस्ट देखने को आपको मिलेंगे। स्टैटिक जीके का पार्ट है, एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट, क्वेश्चंस, सब कुछ चीजें मैंने इसमें कवर कराई हैं, वो भी आपको देख लेना है। क्लियर, इस कोर्स के अंतर्गत आपको कूपन कोड लगाना है VIP 50, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, देख लेना आप लोग। GS कोर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हमारा एक थ्योरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें स्टडी करी हैं यहाँ पे। अब इन कोर्सेज को आप कहाँ से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट studyiq.com। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज वी ऑल का बटन। इस वी ऑल के बटन को दबाना, GS कोर्स और 10,000 MCQ कोर्स आपको नजर आ जाएगा। जो भी कोर्स अच्छा लगे परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। क्लियर, चलिए जी स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। बच्चा कह रहा है कि PDF नहीं मिल रहा है टेलीग्राम पे। PDF ऐसे होता है कि मैं कोई ऐसे नहीं कि एक शेयर करता हूँ, 1-2 दिन की इकट्ठी हो जाती है ना, तो मैं शेयर कर देता हूँ वहां पे, ताकि आपको भी पढ़ने का हो। ठीक है, नोट्स भी बनाओ, ऐसा नहीं है कि हाँ जो मैंने दिया वो फटाफट लिख किया और उसी पे सब चीजें हो गई। थोड़ा सा अपनी मेहनत भी किया करो। जरूरी नहीं है कि टीचर ही मेहनत करे, आप लोग भी मेहनत करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। चलिए जी स्टार्ट करिए, पहले क्वेश्चन से आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पंचायत एज पर पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है? नंबर 1, the chairperson of a panchayat needs to be directly elected by the people in order to exercise the right to vote in the panchayat meeting. पॉइंट नंबर 1 देखिए क्या होता है। आर्टिकल 243C में लिखा हुआ है आपका इस चीज के बारे में। देखिए चेयरपर्सन जो होता है ना, जैसे कि आपके स्टेट के लेजिस्लेचर्स होते हैं, उनके चेयरपर्सन अपॉइंट किए जाते हैं, जो उनके मेंबर्स उनको इलेक्ट करके करते हैं, तो वो करेंगे आगे इलेक्ट। देखिए पंचायत के अंदर जो लोगों को सिर्फ चुना जाएगा लोगों के द्वारा, लेकिन उनकी पोस्ट जो डिसाइड होगी वो अंदर के मेंबर्स द्वारा डिसाइड करी जाएगी। तो पहला ही पॉइंट आपका जो है रॉन्ग बन जाता है, तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। दूसरा पॉइंट देखते हैं। The state legislature has the right to decide whether or not office of the chairperson is the panchayats are reserved for SC, SC, ST और women। ये मतलब ऐसा नहीं, मतलब the state legislature has the right to decide। बिल्कुल स्टेट लेजिस्लेचर जो है डिसाइड कर सकता है इस चीज को। अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर एवरी पंचायत कंटिन्यूज फॉर, यस जब पंचायत 5 साल के लिए होता है, अगर 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाए जो बचा हुआ कार्यकाल है वो पंचायत संभालती है। द स्टेट लेजिस्लेचर में बी लॉ मेक प्रोविजन फॉर द ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पंचायत। बिल्कुल स्टेट लेजिस्लेचर बना सकती है ऑडिट करने के लिए अकाउंट को, तो ये भी पॉइंट आपका सही है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? 1 ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, 1 ऑप्शन। क्लियर। अगेन हम बात करते हैं पंचायत के लिए, तो पंचायत को बनाना आर्टिकल 40 में लिखा गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। राज्य बनाएगी पंचायत, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर्टिकल 243A से लेके O तक आपके लिखे गए हैं।
73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 को ये हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था 93 में। 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत। 11 शेड्यूल था आपका, क्लियर। पार्ट जो था, पार्ट आपका 9 था। सो ये याद रखना है आपको पंचायत के लिए, क्लियर। पहली पंचायत नागौर डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट करी गई थी, फिर उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में करी गई। और 3 लेवल के ऊपर आपकी पंचायत है। 3 टियर जो गवर्नमेंट है आपकी पंचायत की, विलेज पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। इसमें हेड होता है जिला परिषद, जिसको हैंडल करता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन से किया गया था। बलवंत राय कमेटी जो है आपका 1957 में देखने को आपको मिली थी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में पंचायत नहीं है, दिल्ली में पंचायत नहीं है, और जो है डेट्स इट, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये वाले। चलिए जी अगला आंसर बताइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रीमाइस है वो हमें कहां से मिला है, वो किस चीज से मिला है हमें, कौन से एक्ट से, कौन सी कंट्री से, किस से मिला है वो। देखिए सबसे बात अगर मैं बात करता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, सबसे बड़ा हिस्सा हमें मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, आंसर नंबर 1। इससे हमें मिला है 75% हिस्सा, जाने कि आपका 3/4 वाला हिस्सा। दिस इज इंपॉर्टेंट। और इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फेडरल स्ट्रक्चर की बात करी जाए, प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी की बात करी जाए, क्लियर, ये सब चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स की बात करी जाए, ये सब चीजें जो हैं 1935 के अकॉर्डिंग मिली हैं हमें। इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करी जाए, ये सब कुछ, क्लियर। आंसर नंबर 1 सबसे ज्यादा हिस्सा 75%, 3/4 ये हमें यहां से मिला है, क्लियर। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें मिला है हिस्सा, दैट इज जैसे प्रेम्बल का कॉन्सेप्ट आपका हो गया, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, जुडिशरी का कॉन्सेप्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट आपका, क्लियर। और क्या हो सकता है, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आपका, ये सारी चीजें हमें मिली हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट आपका आ गया, ठीक है। ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें रूल ऑफ लॉ का मिला है, सिंगल सिटीजनशिप मिली है हमें यहाँ पे, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे मिला है। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमें और क्या चीज मिली है, यस, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, और दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, रिट वर्ड का कॉन्सेप्ट, ये सब चीजें हमें यहां से मिली हैं। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1, क्लियर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मलिमत कमेटी 2003 लुक्ड एट द वेज टू रिफॉर्म द, किस चीज के रिफॉर्म के लिए देखने को आपको मिली थी, यस, शाबाश। मलिमत कमेटी जो है वो किस चीज के रिफॉर्म के लिए आपको मिली थी, बिल्कुल सही। सो दिस इज फॉर द रिफॉर्म इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इन इंडिया को रिफॉर्म करने के लिए देखने को मिली थी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आंसर नंबर बी। मलिमत कमेटी, जस्टिस वी.एस. मलिमत, क्लियर हो गया आप लोगों को। सो दिस इज फॉर द क्रिमिनल, एंड ये रिपोर्ट आई थी आपकी 2003 के अंतर्गत। रिकमेंडेशन 158 रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए, पनिशमेंट के लिए, अमंग द अदर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मलिमत कमेटी, यस, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए स्टेटमेंट आपको बतानी है कि इसमें से कौन सी सही है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सीज टू बी द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा और द हाउस, बिल्कुल सही है। अगर आपकी लोकसभा डिसॉल्व हो भी जाती है ना, तो ये स्पीकर और लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो होंगे वो अपनी सीट के ऊपर रहेंगे, 100% रहेंगे। दूसरा पॉइंट देखते हैं, बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर वैकेट देयर ऑफिस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ये पॉइंट आपका गलत है, ये सीट वैकेट नहीं करते, ये उस टाइम तक अपनी सीट के ऊपर रहते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ओनली डिप्टी स्पीकर वैकेट हिज ऑफिस एंड स्पीकर शैल नॉट वैकेट हिज ऑफिस until immediately before the first meeting of the Lok Sabha after the dissolution। ये पॉइंट भी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ही आपकी पहली मीटिंग होती है आफ्टर द डेसोल्यूशन, क्लियर हो गया आप लोगों को, और ये लोकसभा डिप्टी स्पीकर जो है छोड़ देता है और स्पीकर नहीं छोड़ता जब तक आपका नया स्पीकर जो है वहां पे अपॉइंट नहीं हो जाता। तो ये बनेगा आपका 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 and 3। सो आंसर नंबर क्या बनेगा, दैट इज 4 इज द करेक्ट आंसर, यस।
चलिए जी, आंसर नंबर क्या बनेगा? डी, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जी क्या कहता है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था ये लागू कब हुआ था? मैंने अभी आपको बताया था 1992 में, इंप्लीमेंट हुआ था 93 में। 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है पंचायत। 11 शेड्यूल था आपका, अनुसूची, पार्ट 9 के अंतर्गत आता है, भाग 9 के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? ये हमने डिस्कस किया था अभी। अब ये 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू हुआ था। अब 24 अप्रैल का मतलब यहां पे क्या है कि 24 अप्रैल जो होता है वो होता है हमारा पंचायती राज डे, पंचायती राज दिवस होता है, और उसी दिन जो है ये लागू किया गया था, उसी दिन जो है चीज लागू करी गई थी। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 24 अप्रैल 1993 देखिए जी, पास हुआ था 1992 के अंतर्गत और लागू हुआ हमारा 24 अप्रैल 1993 को आपका लागू हुआ। और इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी मिल गया इसको, ग्रास रूट लेवल के ऊपर डेमोक्रेसी भी आपको मिल गई, पावर्स भी मिल गई। ये सब चीजें यहां पे देखने को आपको मिल जाती हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देखने को मिल गया। चलिए जी, अगला आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए। पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शंस होते हैं वो कौन करवाता है? पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस जो हैं वो कौन करवाता है? देखिए, इलेक्शंस की कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए हमारे देश में जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाते हैं, सिर्फ 2 इलेक्शन को छोड़ के, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन को छोड़ के, और वो करवाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता कौन कौन सी इलेक्शन है? लोकसभा के, राज्यसभा के, क्लियर, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, और किस चीज के? असेंबली के, विधानसभा के, काउंसिल के, विधान परिषद के, सबके इलेक्शन कौन करवाता है? आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन सिर्फ इलेक्शन पंचायत और म्युनिसिपैलिटी का कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, ये याद रखना। स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। लेकिन अगर इनको हटाना होगा तो इनको हटाएंगे, राष्ट्रपति हटाएंगे, ये याद रखना, ध्यान रखना, समझ के चलना। अगर इनको अपॉइंटमेंट की बात आती है इन कमीशंस की तो अपॉइंट करेंगे गवर्नर, लेकिन इनको हटाएगा कौन? हमेशा राष्ट्रपति हटाएंगे, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। म्युनिसिपैलिटी के लिए आपकी जो है 74th अमेंडमेंट हुई थी 1992, इंप्लीमेंट हुआ था 1993 में, और पहली म्युनिसिपैलिटी चेन्नई मद्रास में स्टार्ट करी गई थी। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। देखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो पेपर में गलतियां हो जाती हैं, सो ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, फाइनेंशियल पावर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन है आपका। फाइनेंशियल पावर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट के लिए क्वेश्चन है आपका, इनमें से कथन जो है आपका करेक्ट कौन सा है? इनमें से कथन जो है आपका सही कौन सा है? ये क्वेश्चन है आपका। द नंबर 1 पॉइंट, द लोकल गवर्नमेंट हैव द कॉन्स्टिट्यूशनली ईयर मार्क द टैक्सेशन पावर। लोकल गवर्नमेंट आर empowered to levy such tax as permitted under the law. Local government are empowered to levy charges all the time within their share of activities. Local government are empowered to levy taxes with the permission of the department concerned. देखिए जी, ये होता है कि आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है, यहां पे पंचायत की बात आती है, म्युनिसिपैलिटी की बात आती है, ये इंपावर करते हैं, ये टैक्स लगा सकते हैं, इनके पास पावर होती है, लेकिन कब? अंडर द अकॉर्डिंग्स विद द लॉ, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो चीजें लिखी गई हैं वो। जैसे कि पंचायत अगर मैं बात करूं तो 29 सब्जेक्ट के ऊपर ही कानून बना पाएगी। ऐसे ही म्युनिसिपैलिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 18 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना पाएगी वो। तो इट मींस आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जैसे ही लॉ के अंतर्गत की बात करते हैं वो ही कानून बना पाएगी आपकी ये। यस, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एज परमिटेड अंडर द लॉ, एज परमिटेड अंडर द लॉ। देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि एग्जामिनर आपको आता क्वेश्चन भी गलत करवाएगा। वो आता हुआ क्वेश्चन गलत करवाने का मतलब यहां पे ये है कि आपको लगेगा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको लगेगा, खास करके पॉलिटी में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे आता है, लेकिन आपको वर्डिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इसमें सारी वर्डिंग एक दूसरे से मिलती जुलती लग रही हैं, बट अंडर द लॉ का कॉन्सेप्ट ही अंदर आती है पावर। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला आंसर बताइए, बताइए अगला क्वेश्चन। एपेक्स लेवल की बात चल रही है, टॉप मोस्ट अथॉरिटी की बात चल रही है, कौन है टॉप मोस्ट अथॉरिटी के ऊपर? ये तो आप आंसर बता सकते हैं सीधा सीधा, दैट इज द जिला परिषद, जिला पंचायत। आंसर नंबर क्या बनेगा? सी।
और इसको हैंडल करने वाली अथॉरिटी दैट इज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और अगेन मैंने आपको बताया था कि पंचायत के अंतर्गत आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक आपके आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं हमें। दूसरी बात यहाँ पे हमने बात करी है कि सीटें जो रिजर्व होती हैं आपकी, वो सीट्स रिजर्व होती है, उसमें 1/3 सीटें जो भी रिजर्व होंगी वो आपकी विमेन के लिए होंगी। क्लियर। SC ST के लिए सीटें रिजर्व हैं अंडर आर्टिकल 243 डी के अंतर्गत देखने को हमें मिलती हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। और गांव के अंतर्गत जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा का मतलब क्या होता है? ग्राम सभा का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन ऐसा जो कि 18 या 18 प्लस वाला मेंबर है, मतलब लोग हैं, वो ग्राम सभा का पार्ट बनते हैं। दैट मींस ये लोग जो है आगे चुनते हैं। तो दैट मींस आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे देख लीजिए द 3 स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज, विलेज लेवल ग्राम पंचायत जो कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, ब्लॉक लेवल के ऊपर ब्लॉक समिति, जनपद पंचायत, पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जिला परिषद, ये देखने को हमें मिलती हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, द 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ द जो है पंचायत। चलिए अगला आंसर बताइए। आप कहेंगे कि आज तो सर आपने पंचायती राज पूरा डिटेल में समझा दिया, पूरा पंचायती राज आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द विच लिस्ट? देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात अगेन वहीं पे आ गई, आपकी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के ऊपर बात आ गई। तो ये कौन सी लिस्ट में दिया गया है? मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 40 आर्टिकल 40 क्या बनाता है आपका? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट आते हैं। तो ऑब्वियसली बात है दिस इज इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। आंसर नंबर 1 ये आपकी राज्य सूची में देखने को मिलती है, स्टेट लिस्ट में आपको देखने को मिलती है। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। स्टेट लिस्ट में स्टेट कानून बनाती है आपकी, यूनियन लिस्ट में सेंटर कानून बनाती है, कंकरेंट लिस्ट में सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाते हैं आपके, ये याद रखना है। क्लियर। कंकरेंट लिस्ट का आइडिया हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने लिया हुआ है। ये तीनों लिस्ट कौन से स्केड्यूल में देखने को मिलती हैं? 7 स्केड्यूल में देखने को मिलती है, जिसका मतलब क्या होता है आपका पावर्स डिवाइडेड हो रही हैं, डिसेंट्रलाइज हो रही हैं, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1 ये पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं कि सेंटर में, स्टेट में, कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। जैसे कि सेंटर में डिफेंस की बात आ जाएगी, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, ये आते हैं यूनियन लिस्ट में। स्टेट लिस्ट में जैसे पुलिस हो गया, क्लियर, ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इनके ऊपर कानून बनेगा, तो ये स्टेट ही गवर्नमेंट इसके अंतर्गत कानून बनाएगी। लेकिन कंकरेंट लिस्ट में दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, तो ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट हो जाता है, जिसमें सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट पार्ट एक ये भी है कि अगर ऐसा कोई भी कानून आता है जो इन तीनों लिस्ट में ना लिखा हो, कल को हमारे संविधान में, कल को हमारे देश में एक नीड हो किसी कानून को बनाने के लिए, ना वो सेंटर में आता हो, ना स्टेट में आता हो, ना कंकरेंट में आता हो, तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा हमारा रेजिडुअरी लिस्ट में, अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। आर्टिकल 248 में ये सारा कानून कौन बनाती है? आपका पार्लियामेंट बनाएगी। दैट मींस पार्लियामेंट बनाएगी ये कानून। क्लियर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक चीज इंपॉर्टेंट और भी है, एक ऐसे 5 सब्जेक्ट हमने स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाले थे। वो 5 सब्जेक्ट जो थे आपके, वो एक अमेंडमेंट हुई थी, दैट इज द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। वो 5 सब्जेक्ट कौन से थे? वो था एजुकेशन, फॉरेस्ट, क्लियर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल, क्लियर, और वेट एंड मेजर्स। तो ये 5 सब्जेक्ट जो हैं आपके, इस तरीके से चीजें करी गई थी यहां पे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन बताइए क्या कहता है। प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान है, प्रस्तावना है हमारे संविधान की, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रीड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड इन द प्रियम्बल। कि जो भी मतलब हम जस्टिस प्रोवाइड करेंगे या कोई भी इंटरप्रिटेशन देंगे, वो हमें प्रियम्बल के दायरे में रह के करनी है। प्रियम्बल में दायरे में रह के करने का मतलब यहां पे क्या है? क्योंकि वहां पे बहुत बड़े बड़े वर्ड हैं, जैसे कि सोशलिस्ट, समाज के लिए करना है। सेकुलर, किसी धर्म के ऊपर बात ना हो। सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष की तरह बात करना है। इंटीग्रिटी बना के रखनी है, यूनिटी बना के रखनी है, जस्टिस प्रोवाइड करना है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, क्लियर, और फ्रीडम देनी है एक्सप्रेशन की, कोई ऐसा ना हो किसी की फ्रीडम हम रोक लाएं,
और लिबर्टी देनी है, इक्वालिटी देनी है, फ्रेटर्निटी देनी है, ये सब चीजें करनी है यहाँ पे। और इन चीजों से जो है आपका प्रियम्बल का जो आइडिया है, नोबल विजन है, वो भी आपकी कंप्लीट हो पाएगी। तो अब बात ये है कि ये किस केस में बोला गया था। सो दिस वाज इन द केशव नंदा भारती केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973 के अंतर्गत बोला गया था। स्टेट ऑफ केरल, आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 4, क्लियर। और इसी केशव नंदा भारती केस के अंतर्गत हमारा एक स्ट्रक्चर आया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर हो गया आप लोगों को। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है क्या, ये हमें भी नहीं पता, लेकिन बात यह है ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम हमें बताती रहती है कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर, क्लियर। कोई भी चीज है उसके अंतर्गत इंक्लूड हो सकती है, जैसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करूं मैं, क्लियर, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका सुप्रीम है, तो और बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। सो ऑल दीज आर थिंग्स आर इन द दैट इज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर। टाइम टू टाइम हमें जुडिशरी बताती रहती है कि व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रियम्बल की अगर मैं बात करता हूं तो प्रियम्बल की बात करें, इसका पहला नाम था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्लियर। 13 दिसंबर 1946 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस चीज को स्टेट किया था, और इसके बाद जो है आपका डेट इज मीन प्रियम्बल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्टार्ट होगा। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद अगर मैं बात करूं तो प्रियम्बल बना और प्रियम्बल को बोला गया था दैट इज द मॉडर्न हॉरोस्कोप ऑफ इंडिया, हॉरोस्कोप ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि हमारे देश का, आधुनिक भारत का भविष्य है ये किसने बोला था, ये बोला किसने था। सो दिस इज बाय द के एम मुंशी। प्रियम्बल जो है वो हमारी सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए किसने बोला था। प्रियम्बल जो है वो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों स्टेटमेंट बताइए, ये वाले ये किसने बताए थे, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बताया था और प्लस आइडेंटिटी कार्ड किसने बताया था, ये आपको बताना है। चलिए जी, आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बोरोड इट्स फेडरल स्कीम ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट फ्रॉम विच कंट्री, फेडरल स्कीम ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट विद फ्रॉम विच कंट्री। यस, देखिए फेडरल स्कीम का मतलब क्या है, यहां पे पावर डिसेंट्रलाइज हैं, पावर्स डिवाइडेड हैं आपकी, लेकिन सब में सुप्रीम कौन है आपका, दैट इज सेंटर है, सेंटर गवर्नमेंट इज अ सुप्रीम वन। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये सब चीजें हमने कहां से लिखी गई हैं, कनाडा से। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, पावर्स डिवाइडेड हैं लेकिन सबसे सेंटर में स्ट्रॉन्ग कौन है आपका, स्ट्रॉन्ग कौन है, सेंटर रहेगी। यहीं से हमने ली है रेजुडरी पावर, जो हमने अभी बात करी थी, अपशिष्ट शक्तियों की बात करी थी, ये हमारे सेंटर गवर्नमेंट के पास आती हैं, पार्लियामेंट के पास आती हैं, ये सब चीजें हमने यहां से बोरो करी हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को। और इसी से हमने बात करी है एडवाइजरी यूरिसडिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस किसको देती है, आपके राष्ट्रपति को अंडर आर्टिकल 143, वो कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया है, कनाडा की गवर्नमेंट से लिया है, याद रखना है। अमेरिका का कॉन्सेप्ट हमने याद किया था, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्लियर, और ये सब चीजें हमने यहां से ली हैं, फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट, क्लियर, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब चीजें। आयरलैंड से हमने क्या बोरो किया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट। रशिया से 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट, आपका 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट, क्लियर, और हमने बोरो किया यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सब चीजें यहाँ से बोरो करी हैं हमने यहाँ पे। क्लियर हो गया आप लोगों को जी, बिल्कुल सही। और आयरलैंड से तो हमने वो भी बोरो किया है, किस तरीके से, आपके मेथड क्या है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेथड क्या है वो लिखा हुआ है यहाँ पे, और प्लस नॉमिनेशन जो राष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा के अंतर्गत 12 लोगों को, वो भी चीज प्रावधान हमने कहां से लिया है, आयरलैंड से लिया है। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, यस, क्लियर, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कनाडा गवर्नमेंट इज द राइट वन, कनाडा। सो हियर इज द कैनेडियन गवर्नमेंट, जो हमने बात कर ली है, और सबसे ज्यादा हिस्सा हमने 35 के एक्ट से लिया है, 75% हिस्सा। अगला बताइए, यस बताइए। पार्ट 3 में जो वर्ड है एक स्टेट, इनमें से वो स्टेट वर्ड का मतलब क्या नहीं है। देखिए स्टेट वर्ड का मतलब वो होता है जिसमें हम बात करते हैं गवर्नमेंट का पार्ट होगा, जब पार्लियामेंट का पार्ट होगा, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज या गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो चीजें होंगी वो, एनीथिंग दैट इज इन अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट की बात आए, पार्लियामेंट की बात आए, गवर्नमेंट की बात आए, स्टेट लेजिस्लेचर की बात आए, असेंबली, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, ये सब बातें हैं, तो वो आपका स्टेट का पार्ट बन जाता है यहाँ पे। तो इनमें से कौन सा पार्ट जो है स्टेट का पार्ट नहीं होगा, जो इनमें से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में नहीं होगा वो, जैसे कि ओएनजीसी की बात करें तो ये तो आपका गवर्नमेंट के इंडिया के अंतर्गत आता है। आपका एनसीईआरटी की बात करें, ये भी गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। लेजिस्लेटिव असेंबली भी गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये इंडिया का पार्ट नहीं बनेगा, मतलब स्टेट का पार्ट नहीं है, ध्यान रखें। तो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को। बाकी तीनों चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं, पार्लियामेंट या स्टेट के अंतर्गत आती हैं, लेकिन ये इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्टेट के अंतर्गत नहीं आता। क्लियर हो गया आप लोगों को जी। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1 इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत नहीं आता। पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्लियर। और पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा किसने बोला था? भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था, याद रखें। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जितने भी बच्चों ने आंसर दिया ना वो सबने गलत आंसर दिया है। वो रीजन क्या है? जल्दबाजी में, ठीक है। आप समझ भी नहीं रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं, आपको बस ABC लिखने की लगी पड़ी है। तो यहां पे सुन लो पहले बात मैं क्या कह रहा हूं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या है कि कानून के आगे सब बराबर हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, सब कानून सबकी जो है रक्षा करने के लिए है। ये सब चीजें, ये बातें हैं आपके आर्टिकल 14 में करी गई थी, और ये बातें करी गई हैं कि कानून के आगे सब बराबर हैं विद इन द टेरिटरी, ऑल पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटरी। मतलब हमारे देश के अंतर्गत जो भी चीजें आएंगी इसमें, तो वो पार्ट जो है हम लेके चलेंगे इसमें। द ऑल पर्सन लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14 के अंतर्गत देखने को आपको मिलेगा। सो आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1 यहां पे देख लीजिए। प्रोवाइड फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 19 में बात क्या करता है? दैट इज द राइट रिलेटेड टू द फ्रीडम, स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, मूवमेंट, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वगैरह। आर्टिकल 21 क्या बात करता है? राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी। और दीज आर द गोल्डन ट्रायंगल, दिस इज कॉल्ड गोल्डन ट्रायंगल। आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 21। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपके संविधान में गोल्डन ट्रायंगल किसको बोलते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स को बोलते हैं? 14, 19, 21 को बोला जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए ऐसे कौन से राइट हैं, देखिए अगर कोई बाहर से आता है तो उसको भी राइट मिलते हैं ना हमारे देश में, लेकिन एक ऐसे कौन से राइट हैं जो एक्सक्लूसिवली हमारे इंडियन के पास हैं, कोई बाहर से आएगा भी तो उसको राइट्स वो मिलेंगे नहीं, हमारे इंडियन के राइट हैं वो। आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30। These are exclusively under the government of India control and these are given to the Indian citizen only. These articles are given to the Indian citizen only. This is very very important part. Clear? 15, 16, 29, 15, 16, 19, 29 और 30. Yes. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ये याद रखने वाला पार्ट है आपका। चलिए अगला आंसर बताइए। अगला आंसर बताइए। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी, यस। अनटचेबिलिटी का जो पनिशेबल ऑफेंस है आपका अस्पर्शता, जिसे कहते हैं कि छूने से हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, जो पहले बातें करते थे, ऐसा कुछ नहीं है आजकल, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी की बात करते हैं तो पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये किस में लिखा गया है? सो आर्टिकल 17 में लिखा गया है, और इसके लिए हमारा एक राइट भी बना दिया गया है, एक्ट भी बना दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1976। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर? आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 15 में क्या हुआ है? आर्टिकल 15 में हमने बोला है हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि वो बंदा, वो लड़का लड़की जो भी है, सेक्स के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे, रेस के आधार पे, प्लेस ऑफ द बर्थ के आधार पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 मूवी देखी भी होगी आप लोगों ने, आयुष्मान खुराना वाली, उसमें भी ये सब चीजें दिखाई गई हैं। आर्टिकल 16 की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी पर्सन जो है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा अगर वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लेने जा रहा है। अगेन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ, इस चीज के आधार पे नहीं किया जाएगा। 17 मैंने आपको बता दिया। 18 नंबर क्या कहता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स।
आप नाम के आगे नाम के पीछे अपने टाइटल्स नहीं लगा सकते, लेकिन आप टाइटल्स लगा सकते हैं कौन से, अगर आपने एजुकेशनल डिग्री हासिल कर रखी हो या फिर आपने मतलब सेना में कुछ हासिल कर रखा हो, कोई पद जीता हो, जैसे परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, ये सब चीजें। क्लियर। अगेन एजुकेशन डिग्री जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, सीए, ये अपने नाम के आगे लगा लेते हैं, तो ऑब्वियसली बात है ये आप लगा सकते हैं। इसमें आप जो है इक्वालिटी इनइक्वालिटी की बात नहीं करते। तो आंसर नंबर क्या बनेगा इसमें, दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट बताइए, हमारे देश में फ्रीडम है लेकिन साथ के साथ रिस्ट्रिक्शन भी है, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब मैं आपको बता दूं, एग्जांपल जैसे अभी कोरोना का काल बहुत ज्यादा मतलब बढ़ के आया था लास्ट 2-3 सालों में, ठीक है। तो आपने देखा होगा आपको एक जगह से दूसरी जगह पे भी नहीं जाने दिया जा रहा था, दैट मीन्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन थी आपके पास। अगर आपके पास गवर्नमेंट से अथॉरिटी से पास लिया हुआ है तब आप जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। तो दैट मीन्स देयर इज ए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो अब वो देश की सिक्योरिटी के लिए भी है और लोगों के लिए भी है। लोगों के लिए मतलब सिक्योरिटी के लिए हो गया, तो ये किस चीज में आता है? सो व्हाट इज दिस? दिस इज इन द, यस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इन द, बिल्कुल सही। सो दिस इज अ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन में देखने को मिलता है मेनली, क्योंकि स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी बात कर दी, ये मैंने एक एग्जांपल देके बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूवमेंट के लिए बात आएगी। स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपने अगर जो है भड़काऊ भाषण दे दिया और लोग भड़क गए और इंडिया में दंगे हो गए, या कुछ ऐसे आपने एक्सप्रेस कर दिया जो आपको नहीं करना चाहिए था और अगेन पूरी जनता भड़क गई, तो वो है आपका डेट इज स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच एंड एक्सप्रेशन में जो है आपका देश में, यस, आंसर नंबर, ये आपका आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का पार्ट, स्पीच एंड एक्सप्रेशन में। क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर 1। अब रीजनेबल जो रिस्ट्रिक्शन होती है हमारे देश में कैसे लगती है? अगर देश की सिक्योरिटी की बात ऊपर हो, मोरालिटी की बात हो, पब्लिक ऑर्डर की बात हो, क्लियर, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, क्लियर हो गया आप लोगों को? यस, सॉवरेनिटी की बात हो, देश की रक्षा की बात हो, उसके लिए जो है हमारी बात आती है, ये दैट इज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ध्यान रखना। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन भी बड़ा सिंपल है और मजेदार है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25, उसमें हम बात करते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है और उसके अंतर्गत हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ, हमारे देश में संविधान के अंतर्गत जो रिलीजन है आप उसका प्रचार कर सकते हैं, लेकिन अगर किस चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती, देखिए अगर मैं बात करता हूं हेल्थ के लिए, हेल्थ आपको ऐसे नहीं है कि अगर आप फ्रीडम कर रहे हैं, रिलीजन की फ्रीडम कर रहे हैं, तो आप किसी के धर्म के ऊपर बात करिए आ रहे हैं, मतलब उसकी हेल्थ के ऊपर बात आ रही है, या आपकी मोरल वैल्यूज के ऊपर बात आ रही है, कुछ ऐसा नहीं कर रहे कि आपके पब्लिक ऑर्डर, मतलब अगेन जैसे पूरे देश में अगेन कोई दंगा ना हो जाए, लोगों के ऊपर कोई असर ना पड़ जाए, या इस तरीके से हम नहीं कर सकते। क्लियर? तो रिस्ट्रिक्शन जो होती है वो हेल्थ, मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए होती है, ये आपकी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए नहीं होती। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट इज नॉट मेंशन्ड इन द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है? हेल्थ, मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए आपको रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, ये याद रखना। आंसर नंबर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। क्लियर हो गया आप लोगों को? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया जो है उसमें नहीं लिखा गया। क्लियर? चलिए जी अगला आंसर बताइए। क्वेश्चन देखिए जी, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ड्रॉप्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स बाय द, राइट टू प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया था किस फंडामेंटल राइट के, मतलब किस एक्ट के अकॉर्डिंग? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग। पहले क्या था? ये फंडामेंटल राइट था, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है अंडर आर्टिकल 3 अंडर ए, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया है और अब एक ये जो है आपका लीगल राइट बन गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज द मेन पार्ट। क्लियर? 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगती थी, एक इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण भी जो है आपकी नेशनल इमरजेंसी लगती थी। क्लियर? जो कि 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार में लगी थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब उसको वर्ड को चेंज करके हमने क्या डाल दिया है? आर्म्ड रिबेलियन वर्ड डाल दिया है। अब आर्म्ड रिबेलियन के कारण जो है आपकी इमरजेंसी लगती है, तो आर्म्ड रिबेलियन वर्ड 44 के अकॉर्डिंग आया है। क्लियर? 42 अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी हमने, और दैट इज सोशल सेकुलर इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया प्रेम्बल में, और 42nd द्वारा जो है
लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल हो जाता है, उसके 1 साल बढ़ाने का काम जब नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे होता है 42 के कारण, 42 के अकॉर्डिंग ही हमने 5 सब्जेक्ट स्टेट से कंकरेंट लिस्ट में डाले थे। ये सब चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। यहां पे इंपॉर्टेंट है 24th अमेंडमेंट एक्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है? गोलकनाथ केस हुआ था, गोलकनाथ केस हुआ था और उसमें बोला गया था, पार्लियामेंट ने क्या बोला था कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट को कभी भी अमेंड नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट को कभी भी अमेंड नहीं कर सकती, ये वर्ड यूज किया गया था। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 में क्या बोला गया था कि पार्लियामेंट जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, और इस गोलकनाथ केस की चीजों को बदला था उसने, और उसने बोला था कि अमेंड तो कर सकती ही करती है, लेकिन आप अंडर आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के दौरान जो है वो चीजें फंडामेंटल राइट को आप अमेंड कर सकते हैं। दूसरा पार्ट यहां पे ये बोला गया था कि 24th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, अगर वो राष्ट्रपति के पास चला गया तो राष्ट्रपति के पास उसको हां करना ही होगा, उसको जवाब देना ही होगा, एसेंट करना ही होगा उसको। तो ये बात करी गई थी आपकी दैट इज इन द 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 के अकॉर्डिंग। क्लियर हो गया आप लोगों को? सो गाइस ये थे क्वेश्चन हमारे लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। दिस इज द 44th अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर? चलिए जी क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेशनल इमरजेंसी लॉन्च करी गई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के अकॉर्डिंग। तो ये जो नेशनल इमरजेंसी थी ये कब आपकी प्रोक्लेम की गई थी? देखिए जी, नेशनल इमरजेंसी की पहली बात कर देते हैं कि ये कब करी गई थी। 25 जून 1975 को, 25 जून। ये डेट याद रखना, एग्जाम में डेट पूछते ही पूछते हैं। क्लियर? 25 जून, यस 1975 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपसे पूछा ये कब तक चली थी तो ये चली थी 21 मार्च 1977। ये इस टाइम तक चली थी, 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977। ये डेट याद रखना, ये डेट दोनों आपको याद रखनी है, क्योंकि किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोअर एग्जाम नहीं पढ़ सकते, मैंने आपको हमेशा बताया कि मैं छोटे से बड़े एग्जाम तक सब चीजों की तैयारी कराता हूं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हाँ हमने ये पढ़ना है ये नहीं पढ़ना, मेरे क्वेश्चन का लेवल है या नहीं है। पर मैंने किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में देखा था, उन्होंने सीधा पूछा गया था कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के लिए, वो कब से कब तक लगी थी? तो 25 जून 1975 से लेके 21 मार्च 1977 तक जो है ये आपकी जो है इमरजेंसी लगी है। तो ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब बात यहां पे ये है कि जो नेशनल इमरजेंसी है, जब ये आपकी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण लगी थी तो ये आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लगी है, पहली बात तो। और ये लगी किसके टाइम पे थी? प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लगी थी, और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ये लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण। लेकिन आर्टिकल 352 में 3 कारण होते हैं जिसके कारण हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। एक होता है वॉर, एक होता है एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है, और थर्ड होता है आपका आर्म्ड रिबेलियन। पहले एक रीजन था इंटरनल डिस्टर्बेंस, लेकिन अब वर्ड में आर्म्ड रिबेलियन में चेंज कर दिया गया है। 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग जो है हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड चेंज करके आर्म्ड रिबेलियन में चेंज कर दिया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो 1 साल लोकसभा का कार्यकाल बढ़ जाता है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था। ये याद रखना है आपको, 1976 के अकॉर्डिंग, और ये सारी चीजें इस तरीके से पास हुई थी। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। मनी बिल इज फाइनली डिटरमाइंड बाय, जो मनी बिल होता है ये फाइनली जो है निर्धारित कौन करता है? मनी बिल का मतलब क्या होता है? देखिए एक बिल होता है, बिल क्या होता है? प्रपोजल, जस्ट एक प्रपोजल होता है। उसको मनी बिल कहने के लिए क्या होता है? जब तक स्पीकर के साइन ना हो तब तक वो मनी बिल कहलाएगा नहीं। तो इट मींस फाइनली किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा द्वारा किया जाता है। बिल एक प्रपोजल होता है, लेकिन मनी बिल में पैसे के बारे में बातें लिखी होंगी। ये मनी बिल जो होता है आर्टिकल 110 में लिखा गया है, और इसमें कोई टैक्स लगाया, बढ़ाया, घटाया वो लगा होगा, कोई सैलरीज के बारे में लगा होगा, ठीक है, कि सैलरी जो है आपकी जितने भी लोगों की सैलरीज हैं उनके बारे में लिखा होगा। यहां पे आपने कोई जो है लोन प्रोवाइड कर, लोन दिया है, लोन की पेमेंट करनी है, इंटरेस्ट पे करना है, क्लियर, वो इसमें लिखा होगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा आप निकाल रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, भारत की संचित निधि से जुडिशरी के ऊपर पैसा खर्च हो रहा है, तो सब चीजें ये हैं जो है मनी बिल में लिखी होती हैं। लेकिन मनी बिल हमेशा आएगा कहां पे? लोकसभा में आएगा। क्लियर हो गया? और राज्यसभा की कोई भी जो है आपकी पावर नहीं होती मनी बिल के केस में। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट।
लेकिन लोकसभा में बिल आता है किसकी परमिशन से? राष्ट्रपति की परमिशन से आता है। जैसे स्पीकर लोकसभा में आया, स्पीकर साइन कर देंगे कि हाँ ये मनी बिल आ चुका है। मनी बिल के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, और ये बिल जो है राज्यसभा को दिखाया जाता है, लेकिन उसकी कोई पावर नहीं है। मनी बिल जो है 14 दिन के अंतर्गत जो है पास होना जरूरी होता है, कि इसकी अवधि 14 दिन है, 14 दिन में पास करना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ज्वाइंट सिटिंग जिसे हम कहते हैं आर्टिकल 108 के अंतर्गत, अगर कोई बिल के ऊपर डिस्कशन होती है, पास नहीं होता, तो ज्वाइंट सिटिंग राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन मनी बिल के केस में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग कभी भी नहीं होती, यह भी आपको याद रखना है। पॉइंट समझ आया? चलिए जी अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास द एक्ट टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स इन द ईयर। ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है आपका जी जी ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से ईयर में जो है एक्ट पास किया गया था? तो दिस वाज इन द ईयर 1993, 1993 के अंतर्गत। ह्यूमन राइट कमीशन जो बैठता है उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, और इनके चेयरपर्सन जो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। बहुत सारी जो विमेन भी होती हैं इनमें, और ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी इसमें डाले जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं इसमें आ सकती हैं। बैकवर्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी के लोग जो हैं कमीशन के लोग आ सकते हैं। चाइल्ड राइट्स के बच्चे जो होते हैं, चाइल्ड राइट्स के लिए जो लोग होते हैं वो इस कमीशन में बैठ सकते हैं। बट मेल इज द चीफ जस्टिस, जो आपके चेयरपर्सन होते हैं। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन राइट्स के लिए मैं बात करना चाहूंगा, ह्यूमन राइट्स जो डे होता है हमारा 10 दिसंबर होता है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल जो होती है हमारी, उसके हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनीवा में। और एक आपकी होती है एमनेस्टी इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसके हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन में। ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। 1993 इज द राइट आंसर, 1993। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन बताइए। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज गारंटेड अंडर द आर्टिकल नंबर। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? राइट टू लाइफ। पर्सनल लिबर्टी का मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, पर्सनल लिबर्टी है आपको। तो दिस इज अंडर द आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी में ही एक अमेंडमेंट हुई थी आर्टिकल 21A के साथ, तो वो था आपका राइट टू एजुकेशन। इट मींस 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा उसको ऐड किया गया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका 73 वाला जो पार्ट है वो है आपकी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन के बारे में, कि आपकी जो पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो हैं यूनियन की, वो क्या है आपकी, इसमें लिखा गया है। यस, मतलब किस हद तक जो है आपकी पावर दे सकते हैं, बिल्कुल सही। 49 क्या है? 49 ये है कि जो स्टेट्स होती है, स्टेट्स जो होती है, जो हमारे नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी होती है। आर्टिकल 370 जो बात करता है, ये बात करता है मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था उसको हमने रिमूव किया था। पॉइंट समझ आया आप लोगों को जी? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर 1। सो ये है जी आर्टिकल 21। अगला बताइए जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी। द पोर्टल सुपेस लॉन्च फॉर विच कोर्ट इन इंडिया। देखिए सुपेस जो कोड लॉन्च किया गया था, ये क्यों किया गया था? क्योंकि देखिए जब भी आप कोई भी केस फाइल करते हैं, ठीक है, तो उसके पास उसका डेटा बहुत सारा होता है। एक केस का ही डेटा इतना होता है और बहुत सारे केसेस का डेटा बहुत सारा होगा, और उस डेटा को प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करने के लिए, उस डेटा को प्रॉपर तरीके से डील करने के लिए तो ये पोर्टल बनाया गया है आपका पोर्टल सुपेस। तो ये किस कोर्ट के लिए बनाया गया? तो पहले तो देखते हैं। तो सुपेस है क्या? दिस इज द सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन द कोर्ट्स एफिशिएंसी, दिस इज अ फुल फॉर्म। और इसको चेयर किसने किया था? हॉनरेबल श्री जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। लेकिन इसके पहले चेयरमैन कौन रहे हैं? ऑनरेबल श्री जस्टिस एल नागेश्वर राव। तो ये चेयरपर्सन रहे हैं, ये याद रखना है आपको। तो अब क्वेश्चन यहां पे ये है, तो सुपेस को जो लॉन्च किया गया था, तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? सो दिस इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में लिखी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो पहला सुप्रीम कोर्ट बना था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग,
कौन से ईयर में? 74 में। और जगह जो प्लेस थी डेट वाज कैलकाटा। फिर उसके बाद 28 जनवरी 1950 को ये बिल्डिंग शिफ्ट करके हम कहां पे ले गए? न्यू दिल्ली के अंतर्गत ले गए। क्लियर। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बना था। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो ऐसा नहीं है कि कोई कार्यकाल है, हाँ उनकी रिटायरमेंट एज जो होती है 65 इज द रिटायरमेंट एज। क्लियर। और क्वालिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट की जजेस में क्या चाहिए? एक भारत का नागरिक होना चाहिए, या हाई कोर्ट के जज का एक्सपीरियंस 5 साल का, या 10 साल उसने एडवोकेट का किया हो, या फिर एक नॉर्मल नहीं कहूंगा, एक डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट हो, तो राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। देखिए सुप्रीम कोर्ट तो एक है, हाई कोर्ट्स बहुत सारी हैं। एक हाई कोर्ट जो होती है वो 2 या 2 से स्टेट्स की कॉमन हाई कोर्ट हो सकती है, और ये आपका आया था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बात करी गई थी। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर, याद रखना है आपको। चलिए जी अगला आंसर बताइए। लक्षद्वीप की जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? देखिए लक्षद्वीप की जो अगर मैं बात करूं कैपिटल तो दैट इज कावारती। लक्षद्वीप जो है पूरे इंडिया में एरिया वाइज की बात करता हूं तो पूरे इंडिया में एरिया वाइज यूनियन टेरिटरी जो कम है वो है लक्षद्वीप। क्लियर। और आपकी स्टेट की बात करी जाए तो गोवा। पर बात यहां पे ये है कि ऑफिशियल लैंग्वेज बतानी है आपको कौन सी है। सो ऑफिशियल लैंग्वेज जो लक्षद्वीप की है वो है मलयालम या फिर इंग्लिश। मलयालम या फिर इंग्लिश देखने को आपको मिलती है कहां पे? दैट इज इन द लक्षद्वीप। क्लियर हो गया आप लोगों को। और इसके अलावा लोकल लैंग्वेज है जैसेरी। जैसेरी इज अ लोकल लैंग्वेज। और देहेवी इट्स कॉल्ड दिहेवी। क्लियर। सो दिस इज कॉल्ड आपका जो है ये आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ये लोग आपस में बोलते हैं, वहां पे ये लैंग्वेज बोलते हैं लक्षद्वीप के लोग। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है आपका? बी इज द करेक्ट आंसर। यस, मलयालम इज द करेक्ट आंसर। मलयालम। अगला बताइए जी। अच्छा मलयालम में सॉरी यहां पे लक्षद्वीप में आपको क्या चीज देखने को मिलती है? कोरल्स भी देखने को मिलते हैं। कोरल्स जो हैं इंडिया में 4 जगह के ऊपर मिलते हैं। एक लक्षद्वीप में, एक गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ मन्नार में और अंडमान निकोबार आइलैंड में। ये 4 जगह के ऊपर आपको कोरल्स देखने को मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए जी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा? मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ बतानी है लोकसभा की कितनी होगी, तो ये होगी आपकी 552। मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो 552 इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ लोकसभा की। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आजकल पेपर में ज्यादा देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैंने डाल दिया। ठीक है, सो ये याद रखना है। सो दिस इज द पार्ट। तो ये सब पता है आपको कि राज्यसभा है, लोकसभा है, कितनी स्ट्रेंथ है, क्या है, जो सब चीजें आपको क्लियर है ये चीजें ऑलरेडी। ये तो बड़ा सिंपल सा पार्ट है। चलिए जी अगला आंसर देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए जी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोलता है फंडामेंटल राइट जो है हमारे संविधान के अंतर्गत हमने कहां से लिए हैं? फंडामेंटल राइट की बात करूं तो पार्ट 3 में देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट मिले थे यूएस को, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का था पहली बार, और वही सारी चीजें हमने इंडिया ने यूएस से बोरो करी। तो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट भी हमने यूएस से बोरो किया। यहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट हमने लिया, यहां पे जुडिशरी का इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने यहां से लिया, यूएसए से लिया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट सब हमने यूएसए से इसको बोरो किया है, याद रखना है। क्लियर। कनाडा की बात करें, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का मतलब क्या है? हमारे देश में जो फेडरेशन तो है ही है, मतलब पावर्स डिवाइड हैं, लेकिन सब में स्ट्रॉन्ग कौन सा है आपका? सेंटर स्ट्रॉन्ग है। क्लियर हो गया आप लोगों को। कनाडा से हमने रेजिडुअरी पावर भी ली है, यानी कि अवशिष्ट शक्तियां जो आर्टिकल 249 में हम देते हैं सेंटर को देते हैं। मतलब 3 लिस्ट होती है हमारी, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सेंटर में सेंटर बनाएगा, स्टेट में स्टेट बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट में सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। लेकिन इनके अलावा सपोज करो कि आज हमारे देश में कुछ ऐसा कानून आ गया जब बनाना पड़ा कि ना तो सेंट्रल लिस्ट में है ना ही स्टेट लिस्ट में है, तो वो किस में आ जाएगा? रेजिडुअरी लिस्ट में आ जाएगा। और रेजिडुअरी लिस्ट में कानून कौन बनाएगा? हमेशा सेंटर कानून बनाएगी। तो ये चीज भी हमने कहां से ली है? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस चीज को बोरो किया है। क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ आ गया तुम्हें? तुम्हें समझ भी आ रहा है नहीं आ रहा? यस। और यूएसएसआर रशिया से हमने क्या बोरो किया है? फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट, 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट। क्लियर। यूके से रूल ऑफ लॉ,
बाइकैमरल लेजिस्लेचर और सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, रिट वर्ड का कॉन्सेप्ट, क्लियर। और ये सब चीजें हमने यहां से ली हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा संविधान का सबसे ज्यादा हिस्सा हमने कहां से लिया है, सबसे ज्यादा हिस्सा लिया है हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, और यहां से हमने लिया है 75% हिस्सा, 75% यानी कि 3/4 हिस्सा हमने यहां से लिया है। आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका? डी इज द करेक्ट आंसर, यूएसए। तो यहां पे सारी चीजें इसमें गिवन है, इसको आप पढ़ सकते हैं, क्लियर। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए, इनमें से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए स्टेटमेंट बतानी है आपको, कौन सी करेक्ट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आपको पता होगा कि यूएन का पार्ट है और यूएन का एक ऑर्गन है जिसके हेडक्वार्टर कहां पे है? हेग में, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, और यूएन के हेडक्वार्टर हैं न्यूयॉर्क में, ये सबको पता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो होते हैं लोग, वो 15 लोग होते हैं, 15 जजेस होते हैं, और हर जज का कार्यकाल होता है 9 साल, 9 इयर्स। और एक जज जो होता है वो एक ही कंट्री से आएगा, मतलब दो जज एक कंट्री से नहीं आ सकते, ये भी इसका कॉन्सेप्ट है। तो अब पॉइंट देखते हैं क्या है, मतलब इसमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, सही स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है। देखिए जी, The judges of the courts are appointed according to the direction of the Secretary General। ये पॉइंट गलत है। जितने भी जजेस होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्लस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों मिलकर आपका काम करते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मतलब क्या होता है? जैसे असेंबली है, सारे जितने भी कंट्री हैं वो इसमें पार्ट होती हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कौन है? जिसे हम क्या कहते हैं? पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्लियर। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने लोग होते हैं? ये इसमें 15 लोग होते हैं, जिसमें 5 जो होंगे आपके परमानेंट मेंबर होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो हर साल 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत जो कोई भी गड़बड़ हो जाए तो वो संभालते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो पहला पॉइंट तो आपका गलत है। Not 2 judges may belong to the same country। Yes, this is a statement, correct है। The court consists of 20 judges, नहीं, वो 15 जजेस होते हैं। The statute of the International Court of Justice is not an integral part of the UN Charter। ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। तो मतलब आंसर क्या बनेगा आपका? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। यूनाइटेड नेशन बना कब था? 24 अक्टूबर 1945 को बना था। 24 अक्टूबर जो है आपका यूएन डे है। एफ डी रूजवेल्ट जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने नाम दिया था, यूएनओ वर्ड यूज किया था हमारे लिए। और यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी हैं? फ्रेंच है, रशिया है, इंग्लिश है, चाइनीज है, जो है आपकी चाइनीज है, स्पेनिश है और अरेबिक है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब बात ये है 6 लैंग्वेजेस को मान्यता मिली हुई है, लेकिन वर्किंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं? इंग्लिश और फ्रेंच, ये आपकी वर्किंग लैंग्वेजेस है, ये भी आपको याद रखना है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। चलिए अगला आंसर बताइए। समझ आ गया तुम्हें? ये चीजें होती हैं पेपर में, इस तरीके की चीजें पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। Who acts as the president of India when neither the president nor the vice president is available। पहली बात तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होंगे वो एब्सेंट क्यों होंगे? राष्ट्रपति जो होंगे एब्सेंट क्यों होंगे? या तो बीमार हो, पहला, उनकी डेथ हो गई, रिटायरमेंट एज हो, इंपीचमेंट चल रहा हो, दूसरे देश में गए हो, सब चीजें ये जो है आपकी जो है ये है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। अगर राष्ट्रपति एब्सेंट होते हैं तो उनकी जगह के ऊपर क्या बन जाएंगे? जो कौन आ जाएंगे? वाइस प्रेसिडेंट। अब बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है तो उनकी जगह के ऊपर कौन आएगा? दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दैट मींस आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? बी इज द करेक्ट आंसर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और पहली बार जो है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो कि एज ए प्रेसिडेंट बने थे, मतलब एज ए प्रेसिडेंट बने थे। सो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। बढ़िया। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, देखो ध्यान से समझो क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के अंदर प्रेसिडेंट की पावर है, तो ये क्या कर सकता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। देन पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, आपका प्रेसिडेंट रूल कहते हैं हम आर्टिकल 356 में,
ठीक है, 356 में, जिसे हम क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या फिर स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब प्रेसिडेंट रूल में होता क्या है, प्रेसिडेंट रूल में होता है कि अगर कोई स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम नहीं कर रही, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम नहीं कर रही, तो गवर्नर जो होते हैं उस राज्य के, तो वो राष्ट्रपति को कहते हैं कि हां आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लगा देता है। जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो हमेशा मिनिमम 6 महीने के लिए लगेगा, अगर एक्सटेंशन जाएगी तो भी 6 महीने, 6 महीने, और मैक्सिमम जो होगा वो कितने टाइम के लिए लग सकता है, मैक्सिमम 3 सालों के लिए लग सकता है, मैक्सिमम 3 इयर्स, क्लियर, मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए ये लग सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। अगर सपोज करो कि कल को किसी स्टेट में ऐसे हो गया कि हाँ नेशनल मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है वो एक्सटेंड होगी, 3 सालों से भी ऊपर जा रही है, जब भी वो 3 सालों से ऊपर बढ़ेगी, 3 सालों से ऊपर बढ़ेगी तो बढ़ेगी कितनी, 6 महीने, तो इसके लिए एक अमेंडमेंट करनी पड़ेगी संविधान के अंतर्गत, ध्यान रखना, क्लियर। अगर ये 3.5 साल तक भी खत्म नहीं होती, फिर आगे कितनी एक्सटेंड होगी, 6 महीने, तो अगले 6 महीने को एक्सटेंड करने के लिए फिर भी क्या होगी, आपकी अमेंडमेंट होगी, संशोधन किया जाएगा। तो ऐसा केस देखने को मिला था पंजाब के केस में, जब अमेंडमेंट को बढ़ा दिया गया था। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, क्लियर हो गया। अब पॉइंट पढ़ते हैं क्या होगा, देखिए जी, स्टेट का क्या होगा, द असेंबली ऑफ द स्टेट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, नहीं, ये आपकी ऑटोमेटिकली कोई डिसॉल्व नहीं होगी। द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, कानून बनाना, जो पावर्स हैं स्टेट की कानून बनाने की, वो सारी एक्सरसाइज कौन करेगा, वो करेगा पार्लियामेंट के अंतर्गत करेगी, कोई भी अथॉरिटी करे पार्लियामेंट के अंदर करेगी, ये बिल्कुल पॉइंट आपका सही है। आर्टिकल 19 जो है वो सस्पेंड हो जाएगा, नहीं, आर्टिकल 19 जो होता है ये आपका आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जो है सस्पेंड होता है, इसके अकॉर्डिंग सस्पेंड नहीं होता। प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट सेट, ये भी गलत है, देखिए रूल उसका हो जाएगा लेकिन सारा काम जो होगा वो दायरे के अंतर्गत होगा, किसके, पार्लियामेंट के दायरे के अंतर्गत होगा। पॉइंट समझ आया आप लोगों को जी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यस, आंसर नंबर बी, क्लियर हो गया, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी, ये वही चीज है जो मैंने आपको समझाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, When was the Indian Constitution passed by the Constitution Assembly, मतलब Constitution Assembly ने Indian Constitution को पास कब किया है, कौन से ईयर में किया है, so that is in the year 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को जो है हमने इस संविधान के अंतर्गत ये पास किया था। 26 नवंबर जो है आपका क्या होता है, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे, संवैधानिक दिवस इसको कहते हैं, लेकिन हमने इसको पास कर दिया था, लागू हमने कब किया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया। रीजन मीन 26 जनवरी 1930 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है सेलिब्रेट किया था, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। हमारी हिस्ट्री का पार्ट है, उस टाइम पे लाहौर सेशन चल रहा था इनका, लाहौर सेशन रिवर रावी के किनारे पे इन्होंने कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, पूर्ण स्वराज की बात इन्होंने करी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 26 नवंबर 1949, क्लियर। संविधान बनाना स्टार्ट कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को, और बन कब गया था, 26 नवंबर को। 2 साल 11 महीने 18 दिन आपके लगे थे, 64 लाख रुपीस का खर्चा हुआ था, 11 सेशन हुए थे, 165 दिन पूरी मीटिंग हुई थी और 114 दिन पूरी चर्चा हुई थी। पॉइंट समझ आया, जिसमें आपके 389 मेंबर्स थे टोटल, और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट जो है चेयरपर्सन मिले थे, अलग अलग कमेटी अलग अलग बनाए गए थे। ड्राफ्टिंग कमेटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है आपके चेयरपर्सन थे, क्लियर हो गया आप लोगों को। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट जो 9 तारीख को अपॉइंट किए गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अपॉइंट किए गए थे, क्लियर। ये टेम्परेरी थे, एक दिन के लिए अपॉइंट किया गया था क्योंकि ये सबसे सीनियर थे। फिर 11 तारीख को किसको अपॉइंट किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। फिर उसके बाद एचसी मुखर्जी जो हैं वो आपके डिप्टी चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये डेट्स आपको याद रखनी है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट की गई थी, ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया था 26 नवंबर को, याद रखना। और ये हैंड रिटन जो हो गया था 24 जनवरी को साइन हो गया था, और उसके बाद जो है ये मैंने आपको बता दिया बाकी पॉइंट्स, क्लियर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये याद रखना है सारे के सारे। चलिए जी अगला आंसर बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए जी, अगला क्वेश्चन फटाफट बताइए, शाबाश। इकोनॉमिक जस्टिस has been incorporated in the Constitution of India under,
देखिए इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहे हैं। जस्टिस जो है वो 3 टाइप का होता है, एक इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस। क्लियर। पहली बात तो मैं 3 टाइप के जो जस्टिस बोले हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड जो है सोशल, ये आपके प्रेम्बल में देखने को मिलते हैं और साथ के साथ ये जस्टिस आपको देखने को मिलता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी देखने को मिलता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? ए इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट समझ आया? ये है तीनों टाइप के जस्टिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी देखने को मिलते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है आर्टिकल 36 टू 51 तक आता है, लेकिन ये जस्टिस की बात जो आती है वो आपके आती है आर्टिकल 38 में देखने को मिलती है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरलैंड से बोरो की है। इसका उद्देश्य क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द स्टेट, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करना, ये इनका मेन उद्देश्य होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। क्लियर। ये हमने आयरलैंड से बोरो किए हैं और ये इन्फोर्सेबल नहीं है और ना ही ये इन्फोर्सेबल नहीं है और जो है इन्फोर्सेबल भी नहीं है और जस्टिसेबल भी नहीं है, ये याद रखना। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रेजुडरी पावर्स मैंने आपको बताया था आर्टिकल 249 के अंदर देखने को मिलती हैं। जितनी भी रेजुडरी पावर्स होंगी वो हमेशा जाएंगी कहां पे? आपके सेंटर के पास वो कानून बनाया जाएगा। फंडामेंटल राइट आपका है 12 से लेकर 35 तक, आपका पार्ट जो है 3 में आता है और यूएसए से हमने इसको बोरो किया है। ये जस्टिसेबल भी हैं और इन्फोर्सेबल भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अकॉर्डिंग। 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई, 11वीं ऐड हुई 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा ऐड करी गई। क्लियर। जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना पेरेंट्स की ड्यूटी होगी। फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट जस्टिसेबल। फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं हमने स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से ऐड करी थी। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्लियर। ये ऐसे चुटकियों पे होने चाहिए तुम्हें, अगर ये याद है ना तो पेपर में चीजें क्लियर होंगी तुम्हारी। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर ए। क्लियर। आर्टिकल 36 से लेके आपके 51 नंबर आर्टिकल तक देखने को मिलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए। शाबाश। अगला क्वेश्चन बताइए। विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेटेड द गोवा, दमन एंड दीव एज द 8th यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, अमेंडिंग द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पहली बात तो ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। गोवा, दमन एंड दीव को हमने 8th यूनियन टेरिटरी वर्ड यूज किया था, तो जिसके कारण हमने पहले अमेंडमेंट को संशोधन किया था और इसमें क्या हुआ था? दैट इज अ 12th अमेंडमेंट एक्ट देखने को आपको मिला था। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। 12th अमेंडमेंट एक्ट हमें देखने को मिला था जिसमें हमने इनको ऐड किया। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द नाउ द पार्ट इज, ध्यान से समझना है, नाउ द पार्ट इज गोवा सबसे लास्ट स्टेट थी जो हमने आजाद करवाई थी, 1961 में आजाद करवाई थी फ्रॉम द पोर्तुगीज एंड दैट ऑपरेशन इज, जिससे हमने आजाद कराई थी, ऑपरेशन विजय था उस टाइम पे। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। क्लियर। पहला स्केड्यूल जो है ये क्या बात करता है? हमें पहला स्केड्यूल बात करता है यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात करता है और स्केड्यूल जो है जब संविधान बना था तो 8 थे और अब टोटल कितनी है? 12 हैं। ये भी आपको याद रखना है। पॉइंट समझ आया? आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 12th इज द राइट आंसर। 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 जिसके इनकॉर्पोरेट किया गया गोवा, दमन, दीव 8th यूनियन टेरिटरी और इससे हमने फर्स्ट शेड्यूल जो है अमेंडमेंट किया। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following year did the Indian National Congress make the demand for a constitution assembly? देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर गलत है पहली बात तो, लेकिन हमें टिक करना पड़ेगा जो पेपर में ये क्वेश्चन आ गया। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात बाद में है, पहले सबसे पहली बात डिमांड किसने करी थी? 1934 में एम.एन. रॉय जी ने करी थी। महेंद्र नाथ रॉय जी ने इसको बोला था कि हमें एक संविधान होना चाहिए, आइडियल संविधान का इन्होंने दिया। फिर आईएनसी ने कब बोला था? 1935 में बोला था कि हमें संविधान चाहिए। क्लियर। मतलब इन्होंने आपका डिमांड करी। तो यहां पे 35 तो है ही नहीं है, तो इसीलिए हम टिक क्या करेंगे? सी ऑप्शन को टिक करेंगे, 1934 को टिक करेंगे। पॉइंट समझ आया आप लोगों को? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने असेंबली की बात करी थी 1934 में, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? सी इज द करेक्ट आंसर। अब यहां पे देखिए 1928 ये आपकी आई थी नेहरू रिपोर्ट। ये नेहरू रिपोर्ट कौन है? ये नेहरू कौन है? यहां पे मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। नेहरू रिपोर्ट में ये कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट है जहां पे हमें बात करी गई थी डोमिनियन स्टेटस की। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये होता है कि हां पावर आप बनाओगे, काम हम करेंगे, लेकिन आप हमारे ऊपर सर के ऊपर बैठे रहोगे। सर के ऊपर बैठने का मतलब आप करता धरता रहेंगे लेकिन काम हम करेंगे। तो ये वर्ड यूज किए गए थे नेहरू रिपोर्ट में, मतलब वर्ड नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन रिपोर्ट थी, डोमिनियन स्टेटस की बात करी गई थी। 1919 की बात करें, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें आईएलओ बना था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है यहां पे बनी थी, जिसके हेडक्वार्टर कहां पे? जिनीवा में देखने को मिलते हैं।
1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखने को मिली, 39 से 45 में, क्लियर, ये याद रखना। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड तो कर दी, लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार हमारी डिमांड को एक्सेप्ट कब किया था कि हां हम आपका संविधान बना के देंगे? 1940 में उन्होंने, अंग्रेजों ने बोला था अगस्त ऑफर में, अगस्त ऑफर उन्होंने दिया था हमें, और जो हमने नाकार दिया था, लेकिन अगस्त ऑफर में पहली बार अंग्रेजों ने बोला कि हां हम जो है संविधान बनाएंगे आपका। पॉइंट समझ आया? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। 34 इज द राइट वन। 34। अगला बताइए फटाफट, शाबाश। द राइट टू रीशफल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेस्ट विद, मतलब क्या हो गया? जो मंत्री परिषद को अगर हिलाना है, इधर उधर करना है, रीशफल करना है, तो ये सारी पावर्स जो हैं आपकी किसके पास आती हैं? बताएंगे आप लोग? शाबाश, बहुत बढ़िया। इनमें रीशफल करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? यस, बताओ 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 बताओ। रीशफल करने की जो पावर होती है वो किसके पास होती है? यस यस, बिल्कुल सही, द प्राइम मिनिस्टर। आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है, मंत्री परिषद में क्या होता है कि प्रधानमंत्री अपने कुछ लोगों को नॉमिनेट करता है और राष्ट्रपति उसको अपॉइंट कर देते हैं। अगर रीशफलिंग भी करनी हो, अगर प्रधानमंत्री ने रीशफलिंग भी करनी हो, तो अगेन करता कौन है? प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर देते हैं, राष्ट्रपति कर देते हैं। पॉइंट समझ आया? तो अब यहां पे ये है कि पावर किसके पास है, रेस्ट किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है? पूरे मंत्री परिषद होती है, प्रधानमंत्री इसका हिस्सा होते हैं। पॉइंट समझ आया? और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो सारी चीजें होती हैं, प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चेयरपर्सन कौन होता है? प्रधानमंत्री। दिस इज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब इनके पास असली कार्यपालिका शक्तियां इनके पास होती हैं, सारा कुछ ये चलाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने लोग होते हैं? 15% ऑफ द लोकसभा सीट होते हैं, ये याद रखना। अब ये अमेंडमेंट हुई थी 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, इसके अकॉर्डिंग जो है ये वर्ड क्या यूज किया गया था यहां पे। तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर सी। तो ये है वैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। चलो छोड़ो इन चीजों को, आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, बढ़िया। कैबिनेट इज द पार्ट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल। अगला बताइए जी। आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज हेडेड बाय, एसोसिएटेड विद, मतलब आर्टिकल 280 जो है वो संविधान का किसके साथ डील करता है? वो डील करता है आपका फाइनेंस कमीशन के साथ। आंसर नंबर क्या बनेगा? ए इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है? सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स का विभाजन, ग्रांट्स का विभाजन, पैसे का विभाजन, सब कुछ करना जो है आपका फाइनेंस कमीशन के पास होता है। फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसके जो मेंबर होंगे उनको नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस की, या डिपार्टमेंट में काम किया होना चाहिए, या फिर इनको चाहिए क्या? हमारे देश का फाइनेंस साउंड करना है। इनका जो है मेन उद्देश्य ये होता है फाइनेंस कमीशन का। पॉइंट समझ आया? आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अभी 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके चेयरपर्सन कौन है? एन.के. सिंह हैं, क्लियर। और पहले फाइनेंस कमिश्नर कौन थे? दैट इज के.सी. नियोगी, के.सी. नियोगी, ये याद रखना। आंसर नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 324 से 329 तक देखने को आपको मिलता है। 324 जो बात करता है इलेक्शन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वगैरह के बारे में बात करते हैं। 326 नंबर आर्टिकल बात करता है राइट टू वोट, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और पहले वोटिंग एज कितनी होती थी हमारी? 21, अब कितनी है? 18। 21 से 18 चेंज करी गई 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 द्वारा, जब इंप्लीमेंट हुई थी 89 में हुई थी। 18 साल वाला पर्सन या प्लस वाला पर्सन जो है वोट कर सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जो आपका आर्टिकल 326 में लिखा गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये आर्टिकल कितने में आते हैं? 315 से 323 में देखने को आपको मिलते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरपर्सन होगा वो राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। 65 एज इसकी रिटायरमेंट एज देखने को आपको मिलेगी। सो इसका आंसर क्या बनने वाला है? ए इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंस कमीशन इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन देखिए जी। The resolution for removing the vice president of India can be moved in. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन होगा वो कहां से स्टार्ट होगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ऑब्वियसली बात है, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो इसका हटाने का प्रोसेस जो होगा वो राज्यसभा से स्टार्ट किया जाएगा। आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? दैट इज डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को अगर अपॉइंट करना है तो उसमें सारे मेंबर वोट करेंगे, ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑल का मतलब यहां पे इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, क्लियर। और पार्लियामेंट का मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा वाले लोग दोनों मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे अगर इसको चुनना है। लेकिन अगर हटाना है तो राज्यसभा ही इनको हटाएगी। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। पॉइंट समझ आया? याद रखना, अगर ऊपर जो है प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना है,
प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने में क्या होगा कि इसमें लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड लोग जो होंगे वो इनको चुनेंगे। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो वो किसी भी सदन से जो है बिल वो स्टार्ट होगा, आइदर हाउस 1/4 मेंबर जो है रिटर्न में देंगे और 14 दिन के लिए उनको पास किया जाएगा कि 14 दिन के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति इनको मना ले। अगर राष्ट्रपति नहीं मनाते तो ऑब्वियसली बात है ये बिल जो है आगे पास होता है लोकसभा राज्यसभा द्वारा, लेकिन इनिशिएट होता है किसी भी सदन से होता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये बिल इनिशिएट होगा राज्यसभा से। ये ध्यान रखना आपको। क्लियर? आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर डी। चलिए जी अगला आंसर बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन, जो संविधान है हमारे भारत का संविधान हमने अडॉप्ट कब किया था? तो वॉज अडॉप्टेड ऑन, यस बताइए। अडॉप्ट कब किया था? संविधानिक असेंबली ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, और इसीलिए जो है इस दिन को हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे। 26 जनवरी को हमने लागू किया था, इफेक्टिव कर दिया था, यूज करने लग गए थे। 15 अगस्त आजादी का दिवस, 9 दिसंबर हमने संविधान असेंबली का पहला दिन। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द राइट वन। क्लियर? सो ये देखिए जी, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव यहां पे हुआ था। ये सी राजगोपालाचार्य जो हैं, देखिए हमारा जब देश आजाद हुआ था तो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, फिर उनकी जगह के ऊपर कौन बैठ गया था? दैट इज सी राजगोपालाचार्य, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया थे। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? चलिए जी अगला आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन बताइए। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय, मतलब राष्ट्रपति का कोई इलेक्शन हो रहा है उसमें डिस्प्यूट पड़ गया तो उसमें संभालेगा कौन? देखिए इलेक्शन अगर राष्ट्रपति का हो उसमें डिस्प्यूट हो चाहे उपराष्ट्रपति का हो तो उसको संभालती कौन है? हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 71। अंडर आर्टिकल 71 जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो चीजें होती हैं उनको डिसाइड करने वाली अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 1। क्लियर? So this is very important point. Answer number 1 is the correct answer. Answer number 1 सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। बाकी अपडेट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से। मेरे साथ यहाँ पे 1,45,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं। आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और कोई एग्जाम हो डाउट्स हो आप मुझे यहाँ पे सेंड कर सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर। क्लियर? जिस तरीके से आज हमने पॉलिटी के क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर आप ऐसे ही मेरे साथ पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं 10,000 एमसीक्यू कोर्स। इसमें हमने चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस किए हैं डिटेल में, प्लस यहां पे जो है आपके स्टैटिक जीके का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर? इसमें आपके स्टैटिक जीके चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन और प्लस यहां पे मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, और जो मैं रेगुलर कुछ ना कुछ वीडियोस इसमें डालता रहता हूं। स्पेशल फोल्डर्स मिलेंगे आपको। ये स्पेशल फोल्डर्स आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी मतलब कोई भी, तो ये स्पेशल फोल्डर्स एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ के चले जाना। कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अगर ये 2 महीने पहले पढ़ लेते हो ये स्पेशल फोल्डर्स। क्लियर? तो ध्यान रखना। और इसमें जो है विपन 33 कूपन कोड लगा के आप अपना डिस्काउंट ले सकते हैं, और विपन 33 लगा के डिस्काउंट ले लीजिए। जीएस कोर्स हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक वाइज चीजें इसमें हमने स्टडी करी हैं। अब आप इन कोर्सेज को कहां से ले सकते हैं? स्टडी IQ ऐप पे, जहां हमारी वेबसाइट studiiq.com। जैसे ही इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जीएस कोर्स नजर आ जाएगा, 10,000 एमसीक्यू कोर्स आपको नजर आ जाएगा। दोनों में से जो भी अच्छा लगे आप परचेज कर सकते हैं। आप में से काफी बच्चे जो हैं स्टेट पीसीएस के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, तो स्टेट पीसीएस के लिए कुछ कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं। जस्ट लॉन्च के व्यू ऑल के बटन में जाना और जाएंगे तो आपको एमपीपीसीएस का कोर्स नजर आ जाएगा, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का कोर्स नजर आ जाएगा, यूपीपीसीएस का और बिहार पीसीएस का कोर्स नजर आ जाएगा। तो जो भी कोर्स आपको अच्छा लगे आप परचेज कर सकते हैं, प्रेपरेशन को आप बढ़ा सकते हैं आगे। क्लियर? आपको कुछ भी डाउट हो, किसी टाइप का डाउट हो, आपने मुझसे पूछना है रिगार्डिंग कोर्सेज की, कुछ परचेज करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं यहां पे। क्लियर? सो बस पढ़ते रहे दमदार तरीके से, अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन सिर्फ पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है? सो गुड लक गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।